डियर स्टूडेंट, आदर्श महाविद्यालय की ऑनलाइन क्लास में आपका हार्दिक स्वागत है। आज अपन डिस्कस करेंगे, देखिए बीएससी बीएड एवं अपन पढ़ेंगे भी बीएससी बीएड और बीएससी की क्लासों पर अपन डिस्कस करेंगे, और वो भी मैं आपको केमिस्ट्री पढ़ाऊंगा। और केमिस्ट्री में देखिए आपको बीएससी बीएड और बीएससी में आपको बीएससी जो अपने पास सेकेंड ईयर की क्लास के बारे में डिस्कस करूंगा भाई। जो बीएससी बीएड एवं जो बीएससी सेकेंड ईयर है, बीएससी सेकेंड ईयर यानी बीएससी बीएड जिसे अपन बोलते हैं इंटीग्रेटेड की क्लास बोलते हैं, दोनों के सिलेबस में क्या डिफरेंट है, उन दोनों के डिफरेंस को अपन समझेंगे। देखिए बीएससी में तीनों बुक लगती है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, और एक लगती है अपने पास फिजिकल केमिस्ट्री। अब देखिए इन तीनों के ऊपर अपन क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। देखिए बीएससी बीएड का इतना ही फर्क है कि बीएससी बीएड जो सेकंड ईयर है उसमें जो ऑर्गेनिक बुक लगती है, वो बुक लगती है बीएससी फर्स्ट ईयर की। बीएससी जो मूल जो बीएससी फर्स्ट ईयर है उसकी क्या लगती है भैया, ऑर्गेनिक बुक लगती है। बाकी जो इनऑर्गेनिक और फिजिकल है वो दोनों क्या है भाई, बीएससी सेकंड ईयर की क्या है, सेम है। तो इसीलिए इस वीडियो को बीएससी सेकंड ईयर वाले और बीएससी इंटीग्रेटेड वाले दोनों इस वीडियो को देख सकते हैं। और पहले मैं ऑर्गेनिक नहीं पढ़ाऊंगा, क्योंकि ऑर्गेनिक में दोनों के अंदर क्या होता है भी, डिफरेंट अंतर है। इसीलिए मैं ऑर्गेनिक तब पढ़ाऊंगा जब आपको बीएससी फर्स्ट ईयर पढ़ाऊंगा, क्योंकि बीएससी फर्स्ट ईयर पढ़ाऊंगा तो बीएससी फर्स्ट ईयर की ऑर्गेनिक शुरू करेंगे, तो वो बीएससी फर्स्ट ईयर की ऑर्गेनिक और बीएससी बीएड जो सेकंड ईयर है उनकी ऑर्गेनिक दोनों सेम है, तो वो वीडियो उनके साथ क्या कर सकते हैं, आप देख सकते हो। इसी के साथ आज अपन इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक की टॉपिक पर थोड़ा डिस्कस करते हैं। जैसे मैं बात करता हूं, जैसे मैं पहला टॉपिक इनऑर्गेनिक और फिजिकल से रिलेटेड पे बात करता हूं। देखिए अपने पास जो फिजिकल की बुक होती है, फिजिकल की जो अपने पास बुक है, उस बुक के अंदर पहली यूनिट फर्स्ट चैप्टर की अपन बात करते हैं। जैसे लिखते हैं थर्मोडायनेमिक फर्स्ट एंड थर्मोडायनेमिक क्या होता है, सेकंड। यानी उष्मागति के फर्स्ट और उष्मागति के क्या पढ़ेंगे भी, सेकंड पढ़ेंगे। एक तो ये यूनिट है अपने पास। इस यूनिट का मतलब इसमें 2 चैप्टर है, बुक के बता रहा हूं कितने चैप्टर है। दूसरा अपन पढ़ेंगे भी इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, इसमें भी 2 पार्ट है, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री फर्स्ट एंड इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री क्या हो गया भी, सेकंड। 2 चैप्टर भी, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री फर्स्ट और इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री सेकंड। देखिए थर्मोडायनेमिक्स फर्स्ट का मतलब इसमें केवल एफएलओटी एसएलओटी तक लागू होता है। एसएलओटी थर्मोडायनेमिक्स में अपन पढ़ते हैं ना एंथैल्पी, क्या पढ़ते हैं भी, एंथैल्पी। एंथैल्पी तक क्या होता है भी अपने पास सेकंड लॉ लगता है। कहां लगता है भी, सेकंड लॉ। और 0th लॉ तक अपनी क्या हो जाती है भी, थर्मोडायनेमिक्स खत्म हो जाती है। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री फर्स्ट और सेकंड, फर्स्ट और सेकंड में अपन बात करते हैं डैनियल सेल, लेक्लांसी सेल, गैल्वेनिक सेल, यानी प्राइमरी सेकेंडरी बैटरी, और इसके साथ साथ अब नर्नेस्ट इक्वेशन, डीबाई हक्कल आसेंगर इक्वेशन, जो आपने मोलर चालकता यानी मोलर कंडक्टिविटी, और अपने साथ उसके बाद लास्ट अपन इलेक्ट्रोलाइटिक सेल पढ़ेंगे। ये अपने पास इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री सेकंड और फर्स्ट के अंदर डिस्कस होता है। एक अपने पास बीएससी सेकंड ईयर में एक होता है फेज इक्विलिब्रियम। फेज क्या आता है, इक्विलिब्रियम। और एक इसके अंदर आता है भैया केमिकल इक्विलिब्रियम, एक आता है भी केमिकल इक्विलिब्रियम, फेज इक्विलिब्रियम, केमिकल इक्विलिब्रियम। और एक लास्ट अपन पॉइंट पढ़ सकते हैं जिसे अपन बोल सकते हैं भी फोटोकेमिस्ट्री।
फोटोकेमिस्ट्री। देखिए ये सारी यूनिट, जैसे फोटोकेमिस्ट्री बीएससी जो सेकंड ईयर की बुक है, पी भागचंदानी और एक आती है एसपी, इन दोनों के अंदर ये फोटोकेमिस्ट्री आपको मिलेगी। वो भी बीएससी सेकंड ईयर के अंदर बुक के नहीं अंदर मिलेगी, आपको मिलेगी बीएससी जो थर्ड ईयर की ऑर्गेनिक बुक है, ऑर्गेनिक बुक है, उस ऑर्गेनिक बुक में शायद आपको ये फोटोकेमिस्ट्री की यूनिट मिल जाए। लेकिन संभावना ये होती है कि ये फिजिकल में होनी चाहिए, लेकिन शायद पी भागचंदानी में ऑर्गेनिक में दी हुई है। अब इसके बाद यहां तक तो अपने पास पी भागचंदानी की बुक कंप्लीट होती, इतने ही टॉपिक उसके अंदर दी हुई। अब अपन थोड़ा डिस्कस करते भी, पी भागचंदानी जो सबसे प्रीफर बुक मानी जाती है, इसके अलावा जो इनऑर्गेनिक बुक बची है, उस इनऑर्गेनिक बुक की बात करते हैं भी अपन। इनऑर्गेनिक बुक के अंदर अपन चैप्टर की बात करते हैं। पहला चैप्टर होता है अपने ट्रांजिशन सीरीज की बात करते हैं, यानी प्रथम जो अपन बोलते हैं कि प्रथम संक्रमण श्रेणी की एलिमेंट आते हैं, प्रथम संक्रमण श्रेणी के तत्व के बारे में डिस्कस करेंगे। प्रथम संक्रमण श्रेणी कहां से होती है? स्कैंडियम से लेकर यानी जिंक तक, यानी एटॉमिक नंबर 21 से लेकर कहां तक होती है भी? 30 तक ये प्रथम संक्रमण श्रेणी होती है। इसके ऊपर पूरा पूरा अपना चैप्टर है, क्योंकि आप लोगों ने 12th क्लास में डी और एफ ब्लॉक चैप्टर पढ़ा है, उस चैप्टर के अंदर आपने संक्रमण श्रेणी पढ़ी है और ये आपको याद भी की होगी, उसकी ऑक्सीकरण स्टेट उसके बारे में पढ़ा होगा। फर्स्ट चैप्टर तो ये होता है। सेकंड चैप्टर होता है अपने पास जो अपनी द्वितीयक व जो तृतीयक संक्रमण श्रेणी है, द्वितीयक व तृतीयक अपनी संक्रमण श्रेणी है, उनके बारे में अपन क्या करेंगे, इसमें डिस्कस करेंगे। ये जो मैं लेसन बता रहा हूं वो लेसन आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग है, और इस सिलेबस के अकॉर्डिंग आपके पास क्या मिल जाएगी भी? बुक मिल जाएगी। क्या मिल जाएगी? बुक। और उस बुक के अंदर आप आसानी से इनके ऊपर क्या कर सकते हो भी? अध्ययन कर सकते हो। इसके अलावा नेक्स्ट जो अपना बचा है, नेक्स्ट इसमें आता है अपने पास लेंथेनॉइड, लेंथेनॉइड तत्व है, और एक इसके बाद अपने पास आता है भी लेंथेनॉइड के साथ साथ क्या आता है? एक्टेनॉइड तत्व है, यानी लेंथेनॉइड श्रेणी, और क्या आती है भी? एक्टेनॉइड श्रेणी। और इसके बाद अपना आता है जो अपने पास अपन सबसे सिंपल टॉपिक मानते, उपसह संयोजक यौगिक, उपसह संयोजक यौगिक, उपसह संयोजक यौगिक। इसके बाद अपने पास इसके अंदर आती है अम्ल व क्षार वाली आती है। इसके बाद जो आपकी बीएससी सेकेंड ईयर की जो बुक दे रखी है पी भागचंदानी, उसके अंदर लास्ट पॉइंट दे रखा है, उसका नाम है मात्रात्मक विश्लेषण। क्या दे रखा है भी? मात्रात्मक विश्लेषण के ऊपर भी अपन क्या करते हैं भी? डिस्कस कर सकते हैं। किनके ऊपर डिस्कस कर सकते हैं भी? मात्रात्मक विश्लेषण के ऊपर भी अपन डिस्कस करेंगे। चलिए बच्चों, आज अपन थोड़ा पढ़ते हैं कि जो इनऑर्गेनिक बुक है वो बीएससी सेकेंड ईयर वालों की भी लगती है, और बीएससी बीएड जो सेकेंड ईयर है उनके भी लगती है। इनऑर्गेनिक में कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की बात करते हैं। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की बात करते हैं। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का मतलब क्या होता है? उपसहसंयोजी यौगिक। क्या होता है भी? उपसह संयोजक यौगिक। अपन इसके ऊपर पूर्णतः इस पॉइंट को ऐसा समझना कि आप आगे की क्लासों में जैसे नेट, जेआरएफ, नेट जीआरएफ, या आपको बीएचयू या डीयू, या आप अपना आरयू डिपार्टमेंट से मास्टर डिग्री करने के लिए पढ़ रहे हो, या आपको कहीं, या कोई बच्चा नीट और आईआईटी जैसे मेंस और जेई मेंस की, आईआईटी और जेई मेंस की क्या कर रहा है अभी? तैयारी कर रहा है। यदि इस चैप्टर को ढंग से देखेगा और कोई डीपीपी वगैरह सॉल्व करेगा तो उस चैप्टर को पढ़ने के बाद आसानी से सॉल्व करेगा। अब अपन डिस्कस करेंगे। देखिए कोऑर्डिनेशन कंपाउंड क्या होता है कि कोई भी एनी वन कंपाउंड इज एनाइन के साथ क्या करता है भी? कंट्रीब्यूट हो जाता है। मतलब सिंपल हिंदी के बाद कि वे यौगिक, क्या बात करते हैं भी? वे यौगिक जो
किसी परमाणु अणु या आयन के साथ, परमाणु अणु आयन के साथ ऋणायन के जो इलेक्ट्रॉन युग्म है, ऋणायन के इलेक्ट्रॉन युग्म या अबंधित इलेक्ट्रॉन के साथ क्या करता है भी, बंध बना लेता है। और उस बंध से बना जो यौगिक क्या कहलाता है भी, वो बंध से बना यौगिक तो क्या कहलाता है, उपसहसंयोजक यौगिक। और उस बंध को अपन क्या कहते हैं भी, उपसहसंयोजक क्या कहते हैं, अबंध कहते हैं। क्या कहते हैं भी, उपसहसंयोजक अबंध। फिर से सुनना परिभाषा कि मैंने बोला है किसी यौगिक के परमाणु अणु या आयन, परमाणु अणु या आयन किसी ऋणायन या अबंधित इलेक्ट्रॉन युग्म के साथ मिलकर जिस बंध का निर्माण करते हैं, उस बंध को अपन उपसहसंयोजक क्या कहते हैं, बंध कहते हैं। और उपसहसंयोजक बंध से मिलकर जो यौगिक बनता है, उस यौगिक को अपन क्या कहते हैं, उपसहसंयोजक यौगिक कहते हैं। उपसहसंयोजक यौगिक क्या होता है, सिंपल नहीं होता है, बिल्कुल कॉम्प्लेक्स होता है, जटिल। जटिल मतलब क्या होता है, संकुल यौगिक या जटिल यौगिक होता है। जटिल यौगिक और क्या होता है, संकुल यौगिक। ये एक प्रकार की प्रवृत्ति रखता है, यानी इसमें योगशील आता है एक शब्द, योगशील, या इसमें क्या आता है भैया, योगशील, योगशील, या इसमें आता है भी एक आणविक शब्द आता है, आणविक यानी, और एक इसमें आता है भी, या लगा के इसको लिख सकते हैं योगात्मक। क्या लिख सकते हैं भी, योगात्मक। बहुत सारे होता है, योगा उत्पाद हो सकता है। किसी यौगिक के मूल तत्व के साथ क्या होता है, स्थायी रूप में बंधना, वो योगात्मक होता है। कि किसी के साथ जुड़ना ही तो क्या कहलाता है, योगात्मक कहलाता है। स्थायी रूप से जुड़ जाता है, जिसका कोई ना कोई संकुल का क्या होता है, अस्तित्व होता है, अस्तित्व बना रहता है। यानी योग करने के बाद मूल यौगिक का अस्तित्व बना रहता है, योग करने के बाद मूल यौगिक का क्या बना रहता है भी, अस्तित्व बना रहता है। उसे अपन संकुल नहीं कह सकते, उसे अपन क्या नहीं कह सकते भी, संकुल नहीं कह सकते, उसे अपन द्विक लवण काउंट करते हैं भी। क्या काउंट करते हैं भी, द्विक लवण। द्विक लवण का मतलब क्या होता है, डबल साल्ट। क्या होता है भी, डबल साल्ट। एक इसके अंदर संकुल यौगिक आता भी, एक इसके अंदर क्या आता भी, संकुल यौगिक। क्या आता भी, संकुल यौगिक। संकुल यौगिक का मतलब ये होता है, संकुल यौगिक का मतलब क्या होता है भी, कि योग करने वाले जो मूल यौगिक होता है, योग करने वाले मूल यौगिक का इसमें क्या होता है भी, अस्तित्व होता है। मूल रूप से क्या होता है, अस्तित्व होता है, वो क्या कहलाता है भी, संकुल यौगिक कहलाता है। अब देखिए द्विक लवण क्या चीज होता है, संकुल यौगिक क्या चीज होता है, और इनके बारे में विवरण क्या चीज होती है, ये पूरा डिस्कस करेंगे इस चैप्टर में। अब इस चैप्टर की अपन थ्योरी से पूरा शुरुआत करते हैं। सबसे पहले अपन बात करेंगे भाई मित्रों, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की। उसकी डिफाइंड क्या होती है, यानी उपसह संयोजक यौगिक। उपसह संयोजक किसकी बात करते हैं भी, यौगिक। उपसह संयोजक यौगिक का मतलब क्या होता है कि किसी यौगिक का परमाणु किसी यौगिक का परमाणु या आयन किसी अन्य ऋणायन या अबंधी इलेक्ट्रॉन युग्म से मिलकर जिस बंध का निर्माण करता है, जिस बंध का निर्माण करता है, उसे उपसह संयोजक बंध कहते हैं। उपसह संयोजक बंध कहते हैं, उपसह संयोजक बंध कहते हैं। इस प्रकार के यौगिक को उपसह
संयोजक, उपसह संयोजक यौगिक कहते हैं, उपसह संयोजक यौगिक कहते हैं। देखिए मित्रों, आपके लिए इतनी बड़ी परिभाषा इसलिए लिखी है कि आप डिग्री के स्टूडेंट हो। डिग्री के स्टूडेंट के लिए पूरी एग्जैक्ट सही तरीके से परिभाषा होनी कंपलसरी होती है कि आपको किस तरीके से उसको डिफाइन कर सकते हैं। कुछ लोग इसको ऐसे भी बोल सकते हैं कि वे यौगिक जिनका परमाणु या आयन क्या करता है, उपसहसंयोजी बंध बनाता है, और उपसहसंयोजी बंध बनाने वाले यौगिक को क्या कहते हैं भी, उपसहसंयोजी क्या कहते हैं भी, यौगिक कहते हैं। अब देखिए, इस यौगिक को मैं जटिल यौगिक मान सकता हूं, इस यौगिक को मैं क्या मान सकता हूं भैया मित्रों, जटिल यौगिक मान सकता हूं। इस यौगिक को क्या मान सकता हूं मैं, जटिल यौगिक मान सकता हूं। क्या मान सकता हूं भाई, जटिल यौगिक। जटिल यौगिक या संकुल यौगिक मान सकते हैं। जटिल यौगिक या संकुल यौगिक मानेंगे तो वो मूल रूप से योगशील या आणविक या योगा उत्पाद बनाता है। योगा उत्पाद का मतलब क्या होता है, कोई भी उसके साथ जुड़ेगा, कोई भी उसके साथ क्या करेगा, जुड़ेगा। फॉर दिस एग्जाम्पल देखिए भी, ये योगशील उत्पाद बनाने का मतलब क्या हुआ कि इसमें योगशील या इसे अपन क्या कहते हैं, या योगशील या आणविक बोला है मैंने, या क्या बोला है, योगशील या आणविक। तो मतलब क्या हुआ, कोई यौगिक मतलब दो यौगिक जुड़कर एक स्थायी बनाते हैं। मतलब क्या कह सकते हैं, इस पॉइंट को देखिए, दो यौगिक जुड़कर क्या होते हैं भी, स्थायी होते हैं। जुड़कर क्या होते हैं भी, स्थायी होते हैं। दो यौगिक जुड़कर क्या हो जाते हैं मित्रों, स्थायी हो जाते हैं। जैसे एक एग्जाम्पल आपने सीखा है, बहुत अच्छी तरीके से आपने याद कर रखा है कि K4FeCN6 होता है। K4FeCN6 आप लोगों ने बहुत बार नाम सुना है, और बहुत बार 99% जितने भी अध्यापक पढ़ाते हैं उनका पहला एग्जाम्पल यही होता है। मेरा उदाहरण दे सकता हूं, मैंने भी इसी को लिया है, मैं और भी ले सकता हूं, लेकिन ये एग्जाम्पल क्या होता है, आसान, क्योंकि आपने विलीन वाला चैप्टर पढ़ा है 12th क्लास में, उसमें भी ये एक एग्जाम्पल आया हुआ है। ये कैसे बनता है, देखिए, पोटेशियम साइनाइड की क्रिया, पोटेशियम साइनाइड की क्रिया यदि फेरस साइनाइड के साथ करा देता हूं, FeCN2। अब देखिए, एक फेरस और फेरिक, रस कम रिक ज्यादा से इसे लिखा है। अब यदि मैं इसको जोड़ूंगा तो ये बन सकता है 4KCN.FeCN का होल ट्वाइस। ये एक मिलकर क्या बन गया भैया, स्थाई बन गया। ये मिलकर क्या बन गया, एक स्थाई। इसको या लगा के ऐसे भी लिख सकते हैं, K4, के कितने हैं, 4 CN और 2 CN कितने की, 6। कॉम्प्लेक्स में लिखता हूं FeCN का होल 6 लिखता हूं, K4FeCN6 के रूप में भी लिख सकता हूं। तो ये एक अपने पास क्या बन गया, स्थायी यौगिक बन गया। जो स्थायी यौगिक होता है उसको अपन क्या कह सकते हैं, संकुल यौगिक नहीं कह सकते, संकुल नहीं मान सकते, उसे अपन क्या मान सकते, द्विक लवण मान सकते हैं। द्विक लवण का मतलब होता है उसमें धनायन और ऋणायन की संख्या बहुत ज्यादा होती है, और उसे क्या कह सकते हैं, गुरु कोष्टक में क्या कर सकते हैं, बड़े गुरु कोष्टक में लिख भी सकते हैं, नहीं भी लिख सकते। ये दोनों बात है, बड़े गुरु कोष्टक में लिखना कोई कंपलसरी नहीं होता है। अब अपन बात करते हैं, एक और एग्जाम्पल हो सकता है, एक एग्जाम्पल और हो सकता है। देखिए, एक एग्जाम्पल अपने पास कौन सा ले सकता हूं, जैसे आपने सुना है पोटास एलम, नाम क्या सुना है मित्रों, पोटास एलम, नाम सुना आपने, पोटास एलम। पोटास एलम को मित्रों फिटकरी भी कहते हैं, पोटास एलम को मित्रों क्या कहते हैं भी, फिटकरी भी कहते हैं। इसका फॉर्मूला देखिए, K2SO4.Al2SO4 का होल थ्राइस, यदि इसके साथ में 24 वाटर के अणु क्या कर देता हूं, जोड़ देता हूं, तो अपने पास फॉर्मूला बनता है K2SO4.Al2SO4 का होल थ्राइस, और .24H2O होता है। तो ये अपने पास क्या बन गया अभी, स्थायी यौगिक बन गया, स्थायी फॉर्मूला बन गया। तो ये भी अपने पास स्थायी फॉर्मूला बनने के बाद भी ये भी क्या हो सकता है, अपने पास योगात्मक, योगशील या आणविक यौगिक मान सकते हैं। यानी दो
या दो से अधिक यौगिक मिलकर एक स्थायी उत्पाद बनाते हैं, उसे अपन योगशील या योगा उत्पाद अपन कह सकते हैं। योगा उत्पाद को दो भागों में बांटते हैं। योगा उत्पाद को कितने भागों में बांटते हैं भी? दो भागों में। और उससे पहले अपने पास आता है भी वर्नर। वैज्ञानिक कौन आता है भी? वर्नर के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले क्या पढ़ेंगे भी? वर्नर सिद्धांत पढ़ेंगे, उसके बाद आगे की बात करेंगे। वर्नर सिद्धांत, वर्नर सिद्धांत जिसे अपन, पूरा नाम तो अल्फ्रेड वर्नर होता है। वर्नर सिद्धांत की बात करते हैं तो वैज्ञानिक वर्नर को उप सहसंयोजक रसायन का जनक मानते हैं। उप सहसंयोजक रसायन का क्या मानते हैं? इसे अल्फ्रेड वर्नर होता है, इसे उप सहसंयोजक रसायन का क्या मानते हैं मित्रों? जनक मानते हैं। किसे मानते हैं भी? अल्फ्रेड वर्नर को। कई बार क्वेश्चन आया हुआ है कि उप सहसंयोजक रसायन का जनक किसे माना जाना जाता है? अल्फ्रेड वर्नर को माना जाता है। और इसको भी उप सहसंयोजक रसायन से संबंधित 1913 में नोबेल पुरस्कार मिला था। कब मिला था भैया? 1913 में इसे नोबेल पुरस्कार मिला था। नोबेल लिख दो, नोबेल लिख दो, कुछ किताबों में लिखा होता है नोबेल पुरस्कार। नोबेल पुरस्कार मिला था इसको। 1913 में क्या मिला था मित्रों? नोबेल पुरस्कार मिला था। अब देखिए मैं थ्योरी बोलता हूं, फिर से सुनिए कि अल्फ्रेड वर्नर था, उसे उप सहसंयोजक रसायन का क्या मानते हैं? जनक मानते हैं। 1913 में इसको नोबेल पुरस्कार मिला था। कन्फर्म डेट है ये तो 1913। और इसने अपना सिद्धांत दिया था उप सहसंयोजक संबंध में। उस सिद्धांत में उसने दो चीज बताई थी कि एक तो होती है प्राथमिक संयोजकता, एक क्या होती है? प्राथमिक संयोजकता। एक होती है उसकी द्वितीयक संयोजकता। कौन सी होती है भी? द्वितीयक संयोजकता, यानी प्राइमरी वैलेंसी एंड क्या होती है? सेकेंडरी वैलेंसी होती है। इस पॉइंट को अपन एक बार रफली समझते हैं, फिर अपन पूरा डिटेल से और जाएंगे। प्राथमिक जो संयोजकता होती है वो अपने पास ऋणायन के द्वारा क्या होती है? संतुष्ट होती है। जो द्वितीयक संयोजकता होती है वो ऋणायन या द्वितीयक जो संयोजकता होती है वो अपने पास क्या होती है? अनायनिक होती है, जो कि ऋणायन के अलावा धनायन के द्वारा या उदासीन परमाणु मान सकते हैं। धनायन या ऋणायन या उदासीन परमाणु मान सकते हैं, या सहसंयोजी बंध द्वारा भी वो मान सकते हैं कि संतुष्ट हो। बहुत सारी बातें होती है आगे के डिटेल में, लेकिन अपने को इतना ही समझना है कि जो प्राइमरी वैलेंसी होती है, मैं आगे नेट जीआरएफ लेवल का नहीं पढ़ा रहा हूं, इतना ही बता रहा हूं आपको कि जो प्राइमरी वैलेंसी होती है वो अपने पास आयनिक होती है, और जो सेकेंडरी वैलेंसी होती है अपने पास वो अनायनिक होती है। जो आयनिक वैलेंसी होती है अपने पास, अल्फ्रेड वर्नर ने बताया कि उसे अपन ऋणायन के द्वारा संतुष्ट करते हैं। किन के द्वारा संतुष्ट करते हैं मित्रों? ऋणायन के द्वारा। याद कर लो एकदम बिल्कुल सही तरीके से कि प्राइमरी वैलेंसी आयनिक होती है, उसे ऋणायन के द्वारा संतुष्ट करते हैं। द्वितीयक वैलेंसी अनायनिक होती है, वो ऋणायन व धनायन एवं उदासीन प्रकृति की मान सकते हैं, धनायन या ऋणायन के द्वारा संतुष्ट हो सकता है। कुछ लोगों ने इसमें बताया कि उप सहसंयोजी में जो वर्नर ने सिद्धांत दिया था उसमें सेकेंडरी वैलेंसी होती है, उस सेकेंडरी वैलेंसी की अपन प्रकृति सहसंयोजिक मान सकते हैं, कि सहसंयोजी प्रकृति मान सकते हैं। अब देखिए प्राइमरी जो वैलेंसी होती है उस वैलेंसी से अपन क्या कर सकते हैं? कोई भी परमाणु की जो ऑक्सीकरण अंक निकाल सकते हैं, और सेकेंडरी वैलेंसी से उसे उप सहसंयोजी संख्या की क्या कर सकते हैं? पता लगा सकते हैं। किन के बारे में पता लगाएंगे? उप सहसंयोजी संख्या के बाद में जानकारी मिलेगी। अब देखिए एक चीज और होती है कि जो प्राइमरी वैलेंसी होती है ना, जो प्राइमरी वैलेंसी हमेशा अपन डॉटेड लाइन के द्वारा दर्शाते हैं। जो सेकेंडरी वैलेंसी होती है उसे क्या करते हैं? स्ट्रेट लाइन द्वारा क्या करते हैं भी? दर्शाते हैं। अब सुनिए, मैं अल्फ्रेड वर्नर के बारे में बात कर रहा था, और उस बात को आप समझिए कि मैंने बोला कि देखिए वर्नर सिद्धांत होता है, वो वर्नर सिद्धांत वैज्ञानिक वर्नर ने दिया था। किसने दिया था? वर्नर ने दिया था। वर्नर के अनुसार कितनी वैलेंसी होती है इधर ही डिस्कस करेंगे। दो प्रकार की वैलेंसी मानते हैं। एक तो अपने पास होती है प्राथमिक संयोजकता, दूसरी अपने पास होती है भैया द्वितीयक संयोजकता। प्राथमिक संयोजकता और दूसरी अपने पास कौन सी होती है भी? द्वितीयक संयोजकता।
अब देखिए प्राथमिक जो संयोजकता होती है वो होती है आयनिक, आयनिक। और जो अपने पास द्वितीयक संयोजकता होती है, जो अपने पास डियर स्टूडेंट वर्नर सिद्धांत पे बात करते हैं, तो वर्नर सिद्धांत में एक तो प्राइमरी वैलेंसी होती है और एक क्या होती है सेकेंडरी वैलेंसी, यानी प्राथमिक संयोजकता होती है, द्वितीयक संयोजकता। प्राथमिक संयोजकता क्या होती है, आयनिक होती है, और जो द्वितीयक संयोजकता होती है वो क्या होती है अपने पास, अनायनिक होती है। कैसे प्रवृत्ति की होती है भी, अनायनिक प्रवृत्ति। ये ऋणायन से संतुष्ट हो सकती है, मतलब होती है। ये धनायन, उदासीन और ऋणायन प्रकृति की होती है। और अपने पास उपसह संयोजक के लिए या उपसह संयोजक जो संख्या होती है वो तो बताती है द्वितीयक संयोजकता वाला, और जो ऑक्सीकरण अंक होता है वो अपने पास बताती है भी प्राथमिक संयोजकता बताती है। एक चीज और होती है, जो प्राथमिक संयोजकता होती है उसे डॉटेड लाइन से दर्शाते हैं और इसको स्टेट लाइन से दर्शाते हैं। जो प्राइमरी वैलेंसी होती है उससे डॉटेड लाइन होती है, क्या होती है भी डॉटेड लाइन, और इसे स्ट्रेट लाइन के द्वारा प्रदर्शित करते हैं। जो अपन अगले वीडियो में इनके क्या पढ़ेंगे एग्जाम्पल, और एग्जाम्पल के साथ साथ अपन इनके बारे में पूर्णतः क्या करेंगे डिस्कस करेंगे। ठीक है मित्रों, नेक्स्ट क्लास में अपन आगे इसके बारे में डिस्कस करते हैं। किनके बारे में भैया, अल्फ्रेड वर्नर का जो एग्जाम्पल था उसकी प्राइमरी वैलेंसी क्या होती है, उसकी सेकेंडरी वैलेंसी क्या होती है। ठीक है मित्रों, धन्यवाद।